फ्रेंड्स, आज की कहानी है जहरीली औरत भाग 2। कनक के जाने के बाद प्रशांत को बार बार उसके शब्द याद आ रहे थे कि जीने लायक नहीं रहेगा। प्रशांत ने एक बार सारी बात अपनी माँ को बताना चाहा, लेकिन फिर अपने गंदे इरादों को अपनी माँ को कैसे बताता। उसने चुप रहना ही उचित समझा। एक बार ठीक होकर घर चला जाऊं, फिर इस कनक भाभी को ही देखना है। आज शाम को उसका ऑपरेशन होना था। चोटें काफ़ी गहरी थी। वो तो युवा होने के कारण इतनी चोटें सहन कर रहा था, वरना उसकी हालत बहुत नाजुक थी। कनक सुबह जागी, अपने लिए चाय बनाई, घर की साफ सफाई की। प्रशांत के पिता भी छुट्टी लेकर आ चुके थे। अब अकेली सुनीता को अपने पति का सहारा मिल गया। दोनों सुबह शाम अस्पताल में रहते। कनक उनके लिए खाना बनाती, घर की साफ सफाई करती और घर की देखभाल करती। सुनीता स्नेह से कनक के सर पर हाथ रखकर कहती, बहुत अच्छी बच्ची है, ईश्वर ने इसके पति को छीन लिया। मेरे बेटे प्रशांत को ऐसी पत्नी मिल जाती तो मैं धन्य हो जाती। प्रशांत के पिता को भी कनक से लगाव हो गया। कनक की निस्वार्थ सेवा का वो सम्मान करते। कनक की सास निर्मला, उनके मुंह से कनक की प्रशंसा सुनकर जल भुनकर राख हो जाती। निर्मला मन ही मन चाहती थी कनक घर आ जाए। कनक की संकट की घड़ी में सुनीता को अकेला कैसे छोड़ देती। भले ही संकट का कारण खुद कनक ही थी। कनक क्यों, इस संकट का कारण तो खुद प्रशांत ही था। एक बेवा के जिस्म की चाहत रखना पाप ही तो था। पाप और अपराध दोनों किए थे प्रशांत ने। कनक को घर छोड़कर दोनों पति पत्नी अस्पताल में चले गए। ऑपरेशन में देर थी। प्रशांत मन ही मन घबरा रहा था। वो एक टांग से चलने की कल्पना कर सिहर जाता। टांग काटने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। पिता ने पूछा, क्या हुआ था प्रशांत? तुम्हें किसने मारा था? प्रशांत ने कराहते हुए कहा, मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो गया। माँ को बिना बताए बाहर थोड़ी देर घूमने चला गया। सड़क पर दो व्यक्ति शराब पी कर आ रहे थे। गाली अपशब्द बोलते हुए वो जा रहे थे। मुझे देखकर गाली देने लगे। मैंने प्रतिरोध किया तो दोनों ने मुझे पकड़कर एक ट्रक के नीचे फेंक दिया। आधा हिस्सा उस ट्रक की चपेट में आ गया। पिता, लेकिन कपड़े, तुम तो वस्त्रहीन घर आए थे। प्रशांत, उन लोगों ने पहले मेरे कपड़े फाड़ना शुरू किया था, तभी तो मैं उनसे उलझ गया। प्रशांत के पिता को उसकी कहानी हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर प्रशांत बाहर गया था तो अंदर से दरवाज़ा बंद क्यों था? उसकी माँ तो सो रही थी। कनक ने बंद कर दिया होगा, उसे पता नहीं होगा। प्रशांत के पिता स्वयं ही अपने सवालों का जवाब दे रहे थे। प्रशांत के पिता ने सच्चाई का पता लगाने का विचार किया, लेकिन फिलहाल इसका उपचार जरूरी था। प्रशांत के स्वस्थ होने तक कुछ भी कहना, कुछ भी करना ठीक नहीं होगा। प्रशांत को ऑपरेशन रूम में ले जाया गया और सुनीता आंखें बंद कर हाथ जोड़कर प्रभु से उसके स्वस्थ होने की विनती करने लगी। प्रशांत के पिता उस रूम के पास बेचैनी से घूमने लगे। 2 घंटे के अथक प्रयास से प्रशांत के विकृत अंग और टांग को अलग कर दिया गया। प्रशांत बेहोश था। बाहर निकालकर उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। प्रशांत को होश नहीं आया था। डॉक्टर ने उसके जीवन को तो बचा लिया था। सुनीता अपने बेटे की एक टांग कटी देखकर आंसू बहा रही थी और उसके पति उसे समझा रहे थे, जान तो बच गई, कम से कम बेटा जिंदा तो है। रात भर दोनों माता पिता बैठे रहे। सुबह प्रशांत को होश आ गया। उसने अपनी टांग कटी देखी तो आंखों से आंसू झलक उठे। अपने कर्मों का फल मिल गया था उसे। प्रशांत को अब अपने व्यवहार का अंदाजा हो रहा था। कनक के साथ किया गया उसका व्यवहार एक टांग को ले बैठा। सुबह चाय, नाश्ता और फल लेकर कनक भी अस्पताल आ गई। प्रशांत के माता पिता को घर जाकर नहाने धोने की विनती की। दोनों पति पत्नी कनक को अस्पताल प्रशांत के पास छोड़कर घर आ गए। उनके जाते ही कनक बोली, कपड़े उतारो देवर जी। प्रशांत ने कनक की ओर देखकर कहा, मेरे सामने क्यों आती हो बार बार? क्या इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ। कनक, ठीक है चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारी असलियत का एहसास कराकर, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की याद दिलाकर। प्रशांत ने हाथ जोड़कर कहा, अभी तुम यहाँ से जाओ। कनक ने उसे उसके हाल पर छोड़कर बाहर निकल जाना उचित समझा। वो उस वार्ड के बाहर बैठ गई। 2 घंटे बाद प्रशांत के पिता आ गए तो कनक घर चली गई। कनक शाम को अकेली ही रह गई थी। प्रशांत के माता पिता अस्पताल में थे। कनक की सास निर्मला उसके पास आई। अरे, आजकल दूसरों की बड़ी सेवा हो रही है, सब कुछ छोड़ और गुस्सा थूक कर अपने घर चल। कल परीक्षा भी तो देनी है, या ये साल खराब करेगी। कनक अपनी सास के सुंदर सुघड़ विचार सुनकर आसमान की ओर देखने लगी। ओहो प्रभु, आपका चमत्कार बड़ा निराला है। कनक ने अपनी सास की बात मान ली। प्रशांत के घर का ताला लगाया और अपनी सास के द्वारा फोन पर सूचना भिजवा दी।
निर्मला ने दूसरे किसी लड़के को बाइक से परीक्षा दिलवाने की व्यवस्था कर ली थी। निर्मला ने इस बार कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। वो स्वयं भी कनक के साथ बाइक पर बैठकर परीक्षा दिलवाने गई थी। प्रशांत द्वारा की गई शिकायत तथा कनक के घर छोड़ जाने के कारण निर्मला फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। निर्मला को एहसास हुआ कि आखिर कनक है तो इसी घर की इज्जत। कनक की देखभाल करना, उसका ख्याल रखना उसका कर्तव्य है। बेटे की विधवा बहू को इस तरह जलील करके सुख नहीं मिलने वाला। आखिर वही तो बुढ़ापे का सहारा बनेगी। कनक सुबह परीक्षा देने गई। मानसिक तनाव के कारण उसकी पढ़ाई इन दिनों नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी उसे अच्छे अंक आने की कल्पना थी। 3.5 घंटे के पेपर के बाद कनक बाहर आई। कनक और निर्मला उस बाइक पर बैठकर घर आ गई। कनक ने घर आकर खाना बनाया और आराम करने लगी। आज कनक प्रफुल्लित थी, इसलिए पढ़ने में मन लग रहा था। निर्मला प्रशांत का हालचाल पूछने गई और अपनी बहू की प्रशंसा सुनकर इस बार जली नहीं बल्कि खुश हुई। उसे अपनी कनक पर नाज हुआ। कनक ईश्वर का धन्यवाद देकर सोचने लगी, समय बदलते में ज्यादा देर नहीं लगती। जब समय पक्ष का होता है तो विरोधी भी अपने बन जाते हैं। एक दिन की छुट्टी के बाद फिर परीक्षा हुई और इस बार भी निर्मला साथ गई। 1 सप्ताह में परीक्षा समाप्त हो गई। कनक परिणाम का इंतजार करने लगी। एक दिन शाम को खाना खाने के बाद निर्मला ने कनक से पूछा, कनक तुझे कसम है अपने स्वर्गवासी पति की, जो सच न बताए। कनक पूछिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। निर्मला, प्रशांत को इतनी चोटें कैसे आई? कनक, मैंने छत से धक्का दिया था। निर्मला, क्यों? कनक, रहने दो माताजी। निर्मला, तूने कसम खाई थी ना सच बताने की। कनक, उस कमीने ने मुझसे मेरा शरीर मांगा था। उसने बीच राह में मुझे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। निर्मला, और वो कार वाली बात? कनक, सब उसकी मनगढ़ंत बातें थी। मेरे मना करने पर मुझे अकेला छोड़कर आ गया। यहाँ आकर मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बनाई। उसकी इच्छा थी मैं उसके साथ रंग रलिया मनाऊं। वो चाहता था कि वो मेरा जिस्म भोगे। परीक्षा दिलवाने की कीमत वसूलना चाहता था। उसके मन में मेरे जिस्म की चाहत थी। निर्मला कनक की बात सुनकर भौचक्की रह गई। अभी 20 साल का प्रशांत इतना शातिर निकलेगा, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अपनी बहू को उल्टा सीधा कहा, गालियां ताने दिए, जबकि वो अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए हर तरह से दुर्व्यवहार को झेल रही थी। उसे कनक में माँ दुर्गा का साक्षात रूप दिखने लगा। निर्मला ने भावुक होकर कनक के सामने हाथ जोड़े और बोली, मुझे माफ कर देना बेटी, आज से तुम मेरी बेटी हो। कनक ने अपनी सास निर्मला के हाथ जोड़ने के जवाब में चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। निर्मला ने कनक को अपनी छाती से लगा लिया। निर्मला ने कनक की आगे भी पढ़ाई जारी रखने का निश्चय किया। दोनों सास बहू अब माँ बेटी की तरह एक दूसरे का ख्याल रखने लगी। निर्मला को कनक की तरफ से कोई संदेह नहीं रह गया था। प्रशांत को अस्पताल से घर ले आए। वो पलंग पर बैठा बैठा अपने कर्मों को रोता रहता था। परीक्षा न दे पाने के कारण यह साल खराब होने से कोई नहीं रोक सकता था। अब पढ़ाई करने का उसका मन भी नहीं था। प्रशांत के पिता को अपने बेटे पर शक था कि कहीं ना कहीं इसकी कोई गलती है। फिलहाल उन्होंने प्रशांत को कुछ नहीं कहा। वो प्रशांत को स्वस्थ हो जाने पर सच्चाई का पता लगाना चाहते थे। 2 माह बाद कनक का परीक्षा का परिणाम भी आ गया। कनक उत्तीर्ण हो गई। निर्मला ने उसको नियमित रूप से विद्यालय भेजने की सोची। गांव से 3-4 किलोमीटर लड़कियों का 12वीं तक का स्कूल था। गांव की अन्य लड़कियों के साथ कनक भी स्कूल जाने लगी। कनक रोजाना स्कूल जाती, स्कूल से आकर घर का काम करती। निर्मला अब हर समय कनक का ख्याल रखने लगी। कनक स्कूल जाती तो संकीर्ण हृदय के लोग मजाक उड़ाने लगे। कुछ लोग जो हर परिवर्तन पर उंगली उठाते हैं, खुद के घर की चिंता छोड़कर दूसरों की फिक्र में अपना शरीर दुबला पतला करते फिरते हैं। वो कनक को स्कूल जाते देख कहते थे, देखो गांव की कलेक्टर आ रही है। कोई कहता, देखो कलेक्टर साहिबा आ रही है। कोई कहता, देखो मैडम जी आ रही हैं। 1-2 छिछोरे टाइप के लड़के उसे स्कूल ड्रेस में देखकर जोर जोर से हंसने लगते। कनक इन सब से आहत हो जाती, लेकिन स्कूल जाना बंद नहीं किया। निर्मला ने उसे समझाया, 2-4 दिन बाद ये लोग स्वतः ही चुप हो जाएंगे। कोई भी कार्य दूसरों को चुभता ही है। अपने रास्ते चलते रहना चाहिए, दूसरों के कहने पर अपना रास्ता बदलना नहीं चाहिए। निर्मला ने कनक को समझाया कि जो लोग दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं वे दकियानूसी विचारों के पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। कनक के साथ जाने पर अन्य लड़कियों की भी सुरक्षा हो जाती। लड़कियां अकेले ही पैदल स्कूल जाती। कनक एकमात्र अधिक आयु की और समझदार थी। कनक पढ़ने में पूरी कक्षा में अच्छी थी। क्लास में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर उसने सिद्ध कर दिया कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अगली कक्षा बोर्ड होने के कारण कनक और भी अधिक मन लगाकर पढ़ने लगी।
निर्मला के पास कृषि आय के अतिरिक्त कुछ नहीं था। निर्मला ने कुछ रुपए ब्याज पर लेकर एक भैंस खरीद ली, जिससे दूध भी मिल जाता और थोड़ी सी आय भी बढ़ गई। निर्मला और कनक दोनों शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। प्रशांत को वैशाखी मिल गई। वो एक टांग से वैशाखी के सहारे बाहर निकलने लग गया। एक दिन कनक स्कूल से आ रही थी। गांव के बाहर भटकता हुआ प्रशांत दिखाई दे गया। कनक प्रशांत को देखकर बचकर निकलना चाहती थी, लेकिन प्रशांत तो उसे खार खाए हुए था। बोला, नमस्ते मैडम जी। कनक, नमस्ते देवर जी। लड़कियां थोड़ी आगे चली गई तो कनक ने कहा, कपड़े खोलूं। इतना सुनकर प्रशांत कुड़ गया। कनक, अगर थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो अपनी शक्ल मत दिखाना। तेरे जैसा नीच युवक अभी भी नहीं सुधरा तो एक दिन अपनी जान की भीख जरूर मांगेगा। कनक इतना कहकर जल्दी जल्दी घर की ओर लपकी। प्रशांत कनक की ऐंठ निकालने की योजना सोचने लगा। टांग खोकर भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई थी। वो कनक से अपना बदला लेना चाहता था। प्रशांत उन लोगों की तरह था जो आसानी से नहीं सुधरते हैं। ऐसे लोगों को जब तक सबके सामने बेइज्जत नहीं किया जाए तब तक उन पर कोई असर नहीं होता। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।